Hi everyone, my name is अवधेश सिंह। दोस्तों, अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश के गुण। आज हम वैद्युत आवेश के गुण की बात करेंगे। तब तक आप इससे जुड़ने का कोशिश करें। जी, हाय एवरीवन, माय नेम इज। आप इससे जुड़ने का कोशिश करें। जी, जुड़ें। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑनलाइन क्लास 12th IIT JEE और नीट को ध्यान में रख कर के स्टार्ट किया गया है। तो आप इससे अभिलंब जुड़ने का कोशिश करें। चलिए, हम देरी न करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, कल जो हम लोगों ने बात किया था, कल जो हम लोग चर्चा किए थे वो था वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने 5-6 पॉइंट की बात की थी। उसमें कुछ और भी पॉइंट हैं जिसके विषय में हम लोग थोड़ा आज चर्चा कर लेंगे। फिर हम वैद्युत आवेश के मूल गुण की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसमें कुछ पॉइंट जो है ये छूट गया है। जैसे कोई आवेश है, अगर वो आवेश स्थिर हो, कोई वैद्युत आवेश यदि स्थिर हो, गतिशील ना हो, तो वो क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है, और यदि गतिशील हो तो क्या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दें, अगर हमारे पास कोई आवेश है और वो आवेश स्थिर है, मान लीजिए कोई चार्ज है और ये स्थिर है, ये गतिशील नहीं है, ठीक है, ये स्थिर है, तो स्थिर वैद्युत जो आवेश होता है वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रखें, कोई आवेश यदि स्थिर है, इस तरह से स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो वह वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि कोई आवेश स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा, तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए कोई आवेश है और वो आवेश गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, मान लीजिए यही आवेश है, अब ये गति कर रहा है, ठीक है, तो जब गति करेगा तो गति दो प्रकार से हो सकती है। एक गति होती है एक समान गति, और एक होती है परिवर्तित गति। ठीक है, तो यदि आवेश एक समान गति से चल रहा है तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आवेश एक समान गति से चल रहा है या नियत गति से चल रहा है, तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कब? जब इसका नियत वेग से ये गतिशील हो। जब ये नियत वेग से आवेश यदि गतिशील है तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर वो आवेश स्थिर होगा तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तीसरा इसका जो कंडीशन है, अगर हम ये मान लें कि ये जो आवेश है वो नियत गति नहीं कर रहा है, अर्थात परिवर्तित गति कर रहा है। क्या कर रहा है? परिवर्तित गति कर रहा है। परिवर्तित वेग से चल रहा है। मतलब परिवर्तित वेग का मतलब क्या होता है
कभी इसका वेग बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, परिवर्तित का मतलब ऐसा वेग जिसमें उसका जो परिमाण है वो बढ़े घटे, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न हो। जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, एक तरह से हम उसे कह सकते हैं त्वरित गति। ठीक है, तो जब कोई आवेश त्वरित गति करे या परिवर्तित गति करे तो ऐसे कंडीशन में आवेश क्या प्रदर्शित करेगा? तो ऐसे कंडीशन में आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और इसी के साथ ये विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदर्शित करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, जब कोई आवेश परिवर्तित वेग से गति कर रहा हो या त्वरित गति कर रहा हो तो वह वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण को भी उत्सर्जित करेगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये एमसीक्यू के रूप में, बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है कि कोई आवेश है वो स्थिर अवस्था में है तो वह क्या प्रदर्शित करता है? वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आवेश स्थिर होगा तो वैद्युत क्षेत्र केवल प्रदर्शित करेगा, लेकिन अगर वही आवेश नियत वेग से चलेगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी। और यदि वो आवेश परिवर्तित वेग से चलेगा, मतलब उसका वेग बदल रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, ऐसे कंडीशन में होगा, अर्थात उससे त्वरित गति कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वो विद्युत चुंबकीय विकिरण को भी उत्सर्जित करेगा। तो विद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक तथ्य हमारा यह भी है कि आवेश यदि स्थिर है तो क्या प्रदर्शित करेगा, आवेश यदि नियत है तो क्या, नियत वेग से गति कर रहा है तो क्या प्रदर्शित करेगा, और यदि आवेश परिवर्तित वेग से चल रहा है तो क्या प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है हम उस पे आते हैं। इसका जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें, कल हम लोग बात किए थे कि वैद्युत आवेश जो होता है एक समरूप पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है और असमरूप पृष्ठ पर आवेश असमान रूप से वितरित होता है। समरूप पृष्ठ का मतलब एक समान क्षेत्रफल हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल एक समान रूप से हो, कहीं कम या कहीं अधिक न हो। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैलेगा। लेकिन अगर वही पृष्ठ असमरूप हो, कहीं क्षेत्रफल ज़्यादा हो, कहीं क्षेत्रफल कम हो, तो उस पर आवेश का जो घनत्व है वो असमरूप हो जाता है। जहाँ का जिस पृष्ठ के जिस भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है वहाँ पर आवेश घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब, ये हमारा जो टॉपिक था वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य का। अब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं। तो वैद्युत आवेश के मूल गुण, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं? तो देखिए, वैद्युत आवेश के मूल गुण में पहला जो इसका हम मूल गुण की बात करेंगे वह है आवेशों का योग। आवेशों का योग, इसे आवेश के योज्यता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, योज्यता का मतलब होता है योग। ठीक है, आवेशों को कैसे जोड़ा जाए।
तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आवेश जो होता है, वैद्युत जो आवेश होता है वो अदिश राशि होता है। वैद्युत आवेश अदिश राशि होता है और अदिश राशियों को हम बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ते हैं, और सदिश राशि अगर होता तो सदिश के नियम के अनुसार हम उसको जोड़ते। ठीक है, तो वैद्युत आवेश अदिश राशि है। वैद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है, याद रखिएगा। वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि के अंदर आता है, ये अदिश राशि है। और जब ये अदिश राशि है तो अदिश राशि को किसके नियम से जोड़ेंगे? बीजगणित के नियम से। तो अदिश राशि का जो योग होता है वो किस नियम का पालन करता है? बीजगणितीय योग का, बीजगणितीय योग। ठीक है, आवेश का हम क्या करेंगे? बीजगणितीय योग करते हैं। तो बीजगणितीय योग क्या है? बीजगणितीय योग में कोई भी राशि है तो जब भी हम उसको जोड़ते या घटाते हैं तो उसके चिन्ह के साथ हम जोड़ने और घटाने का काम करते हैं। बीजगणित में हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि मान लीजिए हमारे पास -2 है, +3 है, -4 है, हमसे कहा जाए कि इसको हल कीजिए, तो हम क्या करते हैं? -2 लिखते हैं, फिर +3 लिखते हैं, फिर -4 लिखते हैं। यानी जब नंबर लिखते हैं तो इनके चिन्ह के साथ हम इनको लिखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि -2 -4 -6 हो गया, माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, और फिर इनको हल करते हैं तो फाइनली हमें आंसर मिलता है -3। ये बीजगणित का नियम है। बीजगणित में जो भी राशि होती है उसको उसके चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आवेश अदिश राशि है और इसका भी योग बीजगणित के नियम से होगा। तो बीजगणित के नियम के अनुसार ही हम आवेश का योग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई इस तरह का पृष्ठ दे दिया जाए, कोई कहा जाए कि ये पृष्ठ है इस तरह का, और इस पे ये आवेश है -2 कूलाम का, +3 कूलाम का, -8 कूलाम, +5 कूलाम के इस तरह के आवेश हैं। ठीक है, इस पृष्ठ पर इस तरह के आवेश वितरित हैं। हमसे पूछा जाए कि इस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश है, कुल कितना आवेश, तो कुल कितने का मतलब होता है इनका योग पूछ रहा है, कितना आवेश है। तो देखें, कुल जब आवेश की बात करेगा तो कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो ये आवेश हैं इनको इनके चिन्ह के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला क्या है? -2 कूलाम, फिर क्या है? +3 कूलाम, फिर क्या है? +5 कूलाम, फिर क्या है? -8 कूलाम। देखिए इनके चिन्ह के साथ हम इनको लिखे, फिर जो माइनस वाला है उन सबको एक साथ जोड़ के लिखेंगे। तो देखें ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो -2 कूलाम और 8 कूलाम कितना हुआ? 10 कूलाम। ठीक है, फिर देखिए प्लस वाले को देखिए, ये 3 कूलाम है और ये 5 कूलाम, दोनों का चिन्ह प्लस है तो हमने प्लस लिखा, और 3 5 कितना होगा? 8 कूलाम। अब फाइनली अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक का चिन्ह माइनस है और एक का चिन्ह प्लस है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? जब एक का चिन्ह माइनस और एक का प्लस हो तो घटाने का काम करते हैं। तो घटाते कैसे हैं? जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। तो 10 कूलाम में से 8 कूलाम घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 कूलाम। ठीक है, और इनमें जो बड़ी अंक है उसी का चिन्ह लिखते हैं, बीजगणित का नियम है। तो 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -2 कूलाम। क्लियर? तो इस पृष्ठ पर कुल जो आवेश होगा वो क्या होगा? -2 कूलाम होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, किसी भी पृष्ठ का जो कुल आवेश होता है, ठीक है, उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश का जो योज्यता का नियम या आवेश का जो योग का नियम है वो यही कहता है कि किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश
उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, आवेश का जो पहला गुण है, मूल गुण जो है वो यही है कि आवेशों का योग या आवेशों के योज्यता का नियम। ठीक है, तो आवेशों का योज्यता का नियम यही कहता है कि किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर कुल आवेशों का जो योग है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग उदाहरण में यहाँ समझे भी हैं, बीजगणितीय योग कैसे किया जाता है। जो आवेश होगा उसके प्रॉपर चिन्ह के साथ हम लिखेंगे, फिर माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लेंगे, और फाइनल में हम देखेंगे कि एक माइनस अगर एक प्लस है, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो जोड़ दीजिए, दोनों माइनस माइनस हैं तब भी जोड़ लीजिए, लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो ऐसे कंडीशन में घटाने का काम होता है। और घटाने के कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आवेश के योज्यता का नियम यही है कि किसी भी वस्तु के पृष्ठ का कुल आवेश उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए जहां आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, उसको पुनः आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। आपको जहां कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सर हमको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम पुनः क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये काम जरूर करें, और यदि अच्छे से समझ में आता है तो ओके या थम्स का साइन जरूर लगाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, दूसरे गुण की हम बात करते हैं। जो इसका दूसरा गुण है वो क्या है, देखें वैद्युत आवेश का जो दूसरा गुण है वो है आवेशों के संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। ठीक है, आवेशों का संरक्षण क्या होता है, देखें आवेशों का संरक्षण ये कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, ये केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही ये नष्ट होता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। अर्थात किसी वस्तु का जो आवेश है वो नियत होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये रॉड है किसी पदार्थ का और इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो। एक दूसरा पदार्थ हमने लिया ये, और इस पर भी कोई आवेश नहीं है, ये भी है जीरो। ठीक है, दोनों पर कोई आवेश नहीं है। दोनों का अगर हम कुल आवेश निकालें तो Q1 प्लस Q2, 0 प्लस 0, कुल आवेश कितना आया, 0। दोनों का कुल आवेश कितना आया, 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे पे रगड़ दिए। ठीक है, और रगड़ने के बाद दोनों को हमने अलग किया तो हमने क्या देखा कि एक पर 4 प्लस कूलाम आवेश हो गया, 4 कूलाम का प्लस आवेश हो गया, और जो दूसरा वस्तु है इस पर -4 कूलाम का आवेश हो गया, यानी Q2 हो गया -4 कूलाम, और इस पर Q1 हो गया +4 कूलाम। ठीक है, अब दोनों आवेशित हो गए, एक पर +4 कूलाम हो गया, एक पर -4 कूलाम हो गया। अब हम इनका कुल आवेश अगर निकालें तो Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू Q1 का मान क्या है +4 कूलाम और Q2 का मान -4 कूलाम। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, 0। अब भी देखिए कुल आवेश कितना है, 0, और पहले भी कुल आवेश कितना था, 0। ठीक है, तो ये आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न होगा न ही नष्ट होगा,
ये केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा गुण है उसको हम समझते हैं। तीसरे गुण को देखें। जो तीसरा गुण है वो है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। ये जो गुण है विद्युत आवेश का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे तमाम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि आवेशों के जो क्वांटमीकरण की बात है, ये जो गुण है इसका खोज सबसे पहले किया किसने था? तो ध्यान दीजिएगा, आवेशों के क्वांटमीकरण का खोज जो है रॉबर्ट एवं मिल्कन ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले आवेशों का क्वांटमीकरण की खोज की थी। यह भी आवेश का ही एक गुण है क्वांटमीकरण, और इसकी खोज रॉबर्ट एवं मिल्कन ने किया था। किस पर किया था? ये दोनों ने मिलकर के तेल के बूंद पर किया था। तेल के बूंद पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसी के आधार पर इन्होंने आवेशों का क्वांटमीकरण की व्याख्या की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आवेशों के क्वांटमीकरण की खोज रॉबर्ट और मिल्कन ने किया है। किस पर किया था? तो तेल की बूंद पर। ठीक है, चलिए अब ये क्वांटमीकरण है क्या ये समझ लें। आवेशों का क्वांटमीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर स्थित जो कुल आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी वस्तु का कुल आवेश या किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर हमारे पास कोई इस तरह का पृष्ठ हो, इस तरह का, और हम कहें कि इसका कुल आवेश कितना होगा, तो क्वांटमीकरण के अनुसार इसका कुल आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज, ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटमीकरण का फॉर्मूला है। इसमें जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और N क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी n का मान क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे संख्या होंगे। n का मान हमेशा या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रूप में होगा। कभी भी n का जो मान है वह 1/2 या 3/5 या 7/9 या 1.321 इसके रूप में कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, n का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में कभी नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्वांटमीकरण कहता है। क्वांटमीकरण कहता है किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश में पूर्ण संख्या का गुणा होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण आवेश जो होगा हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा, वह बटे या दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ वह
फिक्स होती हैं, वो आधा या पौने के रूप में नहीं होती। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल देखें, पार्ले जी एक पैकेट की बात करें तो दुकानदार से हम कभी नहीं कह सकते कि हमें एक बिस्किट दीजिए। आप क्या मांगते हो? एक पैकेट। वो हमेशा पैकेट के रूप में ही आपको मिलेगा, ठीक है। वो एक बिस्किट आपको नहीं दे सकता, वो पैकेट के रूप में ही आपको देगा। उसी तरह से आवेश भी होता है, कभी ये आधा पौने रूप में नहीं चलता है, ये हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में चलेगा, चाहे वो 1 कूलाम हो, चाहे 2 कूलाम हो, 4 कूलाम हो, ऐसे होगा। कभी ये नहीं लिखेगा कि आधा कूलाम या 3.5 कूलाम, ऐसा कभी नहीं लिखेगा। तो यही हमारा क्वांटमीकरण है, किसी भी वस्तु के पृष्ठ का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। Q बराबर NE, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का ही आवेश क्यों, प्रोटॉन का आवेश क्यों नहीं हम लिख सकते? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इसका जो आवेश है, ठीक है, उसका न्यूनतम मान है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। सबसे सूक्ष्मतम कण होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, इसका आवेश भले ही इलेक्ट्रॉन के बराबर चिन्ह में विपरीत हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है प्रोटॉन, इससे भारी भी होता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही हमारा आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। अब इस पे तमाम न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं, जैसे देख लें, न्यूमेरिकल्स भी हम कुछ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पहला न्यूमेरिकल्स है, मान लीजिए हमसे अगर कोई क्वेश्चन करे और कहे कि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, किसी वस्तु के पृष्ठ पर 3.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश स्थित है। अगर हमसे ये कहा जाए कि किसी वस्तु के पृष्ठ पर 3.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश स्थित है, तो क्या ये आवेश उस पृष्ठ पर संभव होगा? तो क्या यह आवेश उस पृष्ठ पर संभव होगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसी वस्तु के पृष्ठ पर इतने कूलाम का आवेश स्थित है, तो क्या ये आवेश उस पर संभव होगा? तो कैसे हम जानेंगे कि ये आवेश उस पर संभव है या नहीं है? इसके लिए हम सिंपली क्वांटमीकरण का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, Q = NE। यहाँ से n की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि n का जो मान है वो पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं आता है। यदि n का मान पूर्ण संख्या में आता है तो ये आवेश उस पृष्ठ पर संभव होगा, क्योंकि हमको पता है क्वांटमीकरण के अनुसार कि किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। n का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लें, Q का मान क्या है?
0.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है ये है, इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो n इक्वल टू 3.6 अपान 1.6 होगा। दोनों का जो डेसिमल है, दशमलव है, एक एक अंक के बाद है, दोनों का दशमलव हटा दीजिए तो ये आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर दें, देखें 4 से 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 यानी 9/4। और n की वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8 1, ठीक है, 4 2 जा 8 4 5 जा 25, ठीक है, तो 4 5 जा 20। अब देखें n की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2.25। अब ये जो वैल्यू है 2.25 क्या पूर्ण संख्या है? क्या n की वैल्यू पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। अगर केवल 2 होता, 0.25 नहीं होता, ये नहीं होता, केवल 2 होता तो ये आवेश संभव होता, क्योंकि 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर ये 3 होता केवल, तब भी आवेश संभव होता, क्योंकि 3 पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो 2.25 जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि ये जो आवेश है 3.6 इंटू 10⁻⁻19 ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये उस पृष्ठ पर स्थित नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपसे अगर किए जाते हैं कि इतने कूलाम का आवेश इस पृष्ठ पर संभव होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। यदि n का मान पूर्ण संख्या में आता है तो आप कहेंगे कि ये आवेश उस पर संभव है। यदि पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे, यह आवेश उस पर संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे, मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन इस तरह किया जाए, प्रकृति में कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव है, ठीक है। बहुविकल्पी 4 ऑप्शन यहां दे दिया जाए। एक ऑप्शन है 1/2 कूलाम, ठीक है। कोई आपको दे दिया जाए 8/2 कूलाम, कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाए 1.5 कूलाम, कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाए 3.6 कूलाम। अब आपसे कहा जाए बताइए इनमें से कौन सा आवेश जो है संभव होगा प्रकृति में, ठीक है। तो एक बार कोशिश करें, इनमें से कौन सा आवेश प्रकृति में संभव हो सकता है, ट्राई करें, दिमाग लगाएं, कौन सा आवेश संभव होगा। जो इनमें से ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखें। कौन सा आवेश इसमें से संभव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, इनमें से कौन सा आवेश संभव है। देखिए जल्दी करिए, जो संभव है उसको लिखने का कोशिश करें। इनमें से कौन सा आवेश प्रकृति में संभव हो सकता है, जल्दी करिए। जल्दी करें, हम वेट कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा आवेश संभव हो सकता है? पहला 1/2 कूलाम, दूसरा 8/2 कूलाम, तीसरा 1.5 कूलाम, चौथा है 3/6 कूलाम। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं। आपका आंसर अभी कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। देखें, ये जो 1/2 कूलाम है, अगर इसको हम हल करें तो क्या आएगा? 0.5 कूलाम। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 सेट को डिवाइड करें तो क्या आएगा? 4 कूलाम। ठीक है, यहाँ देखें, ये तो 1.5 कूलाम ही है, इसको अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा? 0.5 कूलाम। ठीक है, अब बताइए, अब तो क्लियर हो गया, कौन सा होगा? आंसर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखें, ये भी दशमलव में है, यह भी दशमलव में है, यह भी दशमलव में है, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि आवेश कभी दशमलव में नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। तो पूर्ण संख्या कौन है? 4 कूलाम। ठीक है, अर्थात सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग यूज करें। जो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, प्रकृति में 8/2 कूलाम संभव हो सकता है, बट ये और ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हमसे एक क्वेश्चन किया गया कि किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर स्थित आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। देखिए, क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर स्थित आवेश की मात्रा और प्रकृति क्या हो सकती है? तो यहाँ समझना, यहाँ पे दो आंसर हमको निकालना है। पहले आवेश की मात्रा निकालनी है और दूसरा उस आवेश की प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो आवेश की प्रकृति हम इलेक्ट्रॉन की कमी और वृद्धि से ही ज्ञात कर लेते हैं। आप देखें, जब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य कल हम लोगों ने जब पढ़ा, तो महत्वपूर्ण तथ्य में हमने लिखा था कि धन आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, ध्यान से सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो वहां पर आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश। ध्यान रखें, धन आवेश किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को। धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी को बतलाता है, और ऋण जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को या अधिकता को। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो ये तो क्लियर है कि उस आवेश की प्रकृति क्या होगी? ऋण आवेश। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है यानी वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि होगी तो उसकी प्रकृति क्या होगी? ऋण आवेश।
तो एक आंसर तो हमको पता चल गया इस प्रश्न का कि आवेश किस प्रकृति का होगा, वो होगा ऋण आवेश। लेकिन कितना होगा उसकी मात्रा भी हमको निकालनी है, आवेश की मात्रा भी निकालनी है। तो आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो देखें क्वांटमीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, 400, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 400। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19। ये 2 जीरो जो है इस पे जोड़ दीजिए, तो यहाँ बचेगा 4 गुणे 1.6, और 2 जीरो जब इसमें आप प्लस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, घट के 17। अब यहाँ देखें इसका इसमें गुणा करें तो 16 चौके 64, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 पे माइनस 17। इतने कूलाम का कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। कूलाम का कौन सा आवेश, ऋण आवेश होगा। ध्यान रहे, इतने कूलाम का ऋण आवेश होगा। यदि 400 इलेक्ट्रॉनों की किसी वस्तु पर अधिकता हो रही है तो उस पर इतने कूलाम का ऋण आवेश होगा। उस आवेश की मात्रा होगी इतना कूलाम और उसकी प्रकृति होगी ऋण आवेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। टर्न ये करते हैं, देखें क्वेश्चन को अगर हम इस तरह लिख दें, Na प्लस पावर 2, Na पर प्लस 2, ये लिखा गया है कि आवेश की मात्रा बताइए, इस तरह लिखा गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये सोडियम आयन है, ध्यान दीजिएगा, और इस पे प्लस 2 लिखा गया है। प्लस 2 का मतलब होता है इस पे 2 धनावेश। 2 धनावेश क्यों, क्योंकि किसी भी परमाणु के ऊपर जब प्लस 2 होता है इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अगर यहाँ पर -2 लिखा होता तो इसका मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तभी उसके ऊपर माइनस का चिन्ह आया है। कर्जा, माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण। क्या बोलते हैं, ऋण, और ऋण का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर इस पर -2 होता है इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का कर्ज लिया है। ठीक है, और +2 का मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का धनी था, तभी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। तो जैसे ही +2 +3 जो भी प्लस में आए तो तुरंत समझ लीजिए कि उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हुआ है, और जितना माइनस हो समझ लीजिए उतना इलेक्ट्रॉन उस पर बढ़ गया है। क्लियर। तो इसमें केवल ये पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा बता दीजिए कितना आवेश होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि आवेश की प्रकृति क्या होगी। आवेश की प्रकृति तो ऐसे ही दिख रही है, +2 मतलब धन आवेश। ठीक है, अगर ऋण होता तो ऋण आवेश। केवल मात्रा पूछ रहा है, तो देखिए मात्रा कितनी हो जाएगी। इसको जब भी हम हल करेंगे तो हम Q इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे N इंटू ई। यहाँ पर N क्या है, N कितना हो सकता है, दिमाग लगाएं, N का मान कितना हो सकता है, 2। हमने बोला ना कि ये +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो N यहाँ हो गया कितना, 2। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 इतना होता है। अब आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 16 × 32, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। ओके, इतने कूलाम का
आवेश होगा इस पर। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चंस सामने आते हैं। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर ये देखना होता है कि कितना प्लस है और कितना माइनस है। जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो निकाल चुका है, इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या हो जाएगी, और जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, अगर हम इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दें, 2Na पर प्लस ऐसे कर दें, अब हम आपसे पूछें कि बताइए कि इस पर आवेश कितना होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या आप आंसर देंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर ये 2 हम यहाँ लिखें तो ये जिस तरह सॉल्व आपने किया है ना उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। ये 2 हम यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, ये 2Na पर प्लस का मतलब है Na प्लस Na प्लस, ये 2 बार हुआ। देखिए इसको 2 बार लिखिए ऐसे, तो एक प्लस इस पर है, एक प्लस इस पर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला है, दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आंसर वही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसे पूछा जाता है तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए -2 इलेक्ट्रॉन होता तब क्या होता? तो ये तो क्लियर है कि आवेश की प्रकृति ऋण होगी, क्योंकि -2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी प्रकृति क्या होती है? ऋणावेश। तो इसकी प्रकृति ऋणावेश होगी, देखिए ऋण लिखा भी है, लेकिन कितनी होगी? तो n का मान कितना रख देंगे? 2, इतना कूलाम का ऋणावेश होगा इस पे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को समझने का कोशिश करें। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। आवेशों के क्वांटमीकरण से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, ताकि इस क्वांटमीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना कर पाएँ। कितना हुई एग्जामिनर या कंपटीटर जो होते हैं वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को अगर बनाएं तो क्वांटमीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आपसे मिस्टेक न होने पाए। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सपोज करिए यह एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर -2 कूलाम +3 कूलाम -8 कूलाम +5 कूलाम के आवेश हैं। ध्यान से सुनिए, इतने कूलाम के आवेश हैं। हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए इस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश होगा और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी। बताइए कुल कितना आवेश होगा और उस आवेश की प्रकृति कितनी होगी। हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में -2 कूलाम ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है -3 कूलाम ऋण आवेश। तीसरा ऑप्शन है +4 कूलाम धन आवेश। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1/2 कूलाम धन आवेश। बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एक पृष्ठ है जिस पर ये आवेश हैं, ठीक है, तो इस पृष्ठ पर कुल आवेश कितना होगा और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी, धन या ऋण कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दें।
आंसर दीजिए, इन चारों में से कौन सा होगा ऑप्शन? चलिए देखिए, आप क्या करेंगे, ये आवेशों के योज्यता का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा है, पहला आप वैद्युत आवेश के मूल गुण का जो पहला गुण हमने पढ़ा, आवेशों की योज्यता का नियम या आवेशों के योग का नियम, उस नियम के अनुसार अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप क्या करोगे, -2 कूलाम प्लस 3 कूलाम -8 कूलाम प्लस 5 कूलाम, इनको इनके चिन्ह के साथ आप लिख लें। फिर देखें, -2 कूलाम और -8 कूलाम कितना हुआ, -10 कूलाम, +3 कूलाम प्लस 5 कूलाम कितना हुआ, +8 कूलाम। दोनों को देखें, दोनों में एक में प्लस एक में माइनस है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस होता है तो हम हमेशा घटाने का काम करते हैं। तो घटाएंगे किस में से, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो -2 कूलाम होगा, ठीक है, -2 कूलाम। प्रकृति क्या होगी, ऋण, क्योंकि इसके आगे माइनस ही है तो धन तो होगा ही नहीं, अगर धन होता है तो धन आवेश। तो अब देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको शो कर रहा है, पहला -2 कूलाम का ऋण आवेश होगा, ठीक है। इस पृष्ठ पर जो आवेश होगा वो -2 कूलाम का होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, ऋण आवेश होगी। तो समझने का पूरा कोशिश करिए, ठीक है। तो अब हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्लास ओवर करते हैं, फिर हम कल इसी टाइम अपना क्लास लेकर के फिर उपस्थित होंगे, ठीक है। आप कोशिश करिए अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़ने का, ठीक है। फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए गुड नाइट।